हेलो व्हाट्सअप आईसीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा चैप्टर है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ये बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसमें से बोर्ड में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन में आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with all the internal physiological mechanism of a plant। जैसे आप इसको प्लांट को छोड़िए, ह्यूमन को देखिए। पहले तो फिजियोलॉजी का जो मतलब होता है ना उसको समझे। फिजियोलॉजी का मतलब सिंपल आप फंक्शन से रिलेट कीजिए। फंक्शन जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस के केस में हमारी अंदर के क्या फंक्शंस होते हैं? हम डाइजेशन कर सकते हैं, हम एक्सक्रीशन कर सकते हैं, हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ये हमारा इंटरनल फिजियोलॉजी है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ऐसे ही प्लांट भी तो अपना कोई ना कोई इंटरनल फंक्शन करता होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लांट फिजियोलॉजी। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, खाना बनाना, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये सारे किस में आ जाते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी। तो जो चैप्टर है एब्जॉर्प्शन बाय रूट, ये किसका पार्ट है, किसके अंडर आएगा? प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर। अब देखो एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, देखो पानी जो है, पानी अगर हम सॉइल में डालते हैं तो वो प्लांट तक कैसे पहुंचता है? प्लांट के टॉप तक कैसे पहुंचता है? थ्रू रूट्स। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। देखिए रूट का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जो हम अगर उसको उखाड़ेंगे जड़ से तो कुछ ऐसा सा दिखेगा। आपको ऊपर वाली लेयर में बहुत सारे रूट हेयर्स दिख जाएंगे। साथ में इस जिधर रूट हेयर्स बनते हैं ना उसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन या रीजन ऑफ सेल एनलार्जमेंट, ये बोल सकते हैं। फिर उसके बॉटम में आता है रीजन ऑफ एलोंगेशन, जहाँ से रूट क्या होती है? बड़ी होती जाती है। रूट को जितना बड़ा पेड़ होएगा, जितना आप जड़ से उसे खींचेंगे ना उतना ही वो बड़ा निकलेगा, उतनी ताकत लगेगी, उतनी रीजन ऑफ एलोंगेशन ज़्यादा होएगी। फिर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरिस्टेमेटिक, जहाँ पर भी मेरिस्टेमेटिक आ जाए ना, इसका मतलब वो चीज़ क्या करेगी? फटाफट सेल डिवाइड करेगी। देखो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन है, तभी तो सेल रीजन ऑफ एलोंगेशन आ रहा है कि यहाँ पर सेल मान लो फटाफट डिवाइड हो रही है, तो वो सेल रीजन क्या हो रहा है? एलोंगेट हो रहा है। रूट हेयर क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। तो ये मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया। फिर एट द टिप आपको क्या मिलेगा? रूट कैप। ठीक है, ऐसे मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स होते हैं जिनका फंक्शन क्या होता है? जिनका फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स को प्लांट के टॉप तक पहुंचाना। और ये कौन पहुंचाता है? किसका, कौन सा टिश्यू है जो वाटर और मिनरल्स जो सॉइल में है उसको रूट एब्जॉर्ब करके प्लांट के टॉप तक कौन पहुंचाता है? जाइलम टिश्यू। ठीक है। अच्छा, एक नोट दे रखा है, ड्यूरिंग वाटर एब्जॉर्प्शन the plasma membrane of the root hair along with cytoplasm and tonoplast behave a single permeable membrane। देखो मान लो कि ये जो रूट है इसके बाहर मान लो बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी है, मिनरल्स है। ठीक है, मिनरल्स भी हैं। अब इसको कैसे रूट हेयर अंदर लेगा? कैसे लेगा? कौन लेगा? तो एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेगी, इसका साइटोप्लाज्म लेगा और इसका टोनोप्लास्ट एक तरह की मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा और अपने अंदर पानी और मिनरल्स को आने देगा। मेम्ब्रेन क्या होता है? चैप्टर 1 में अगर आपने पढ़ा होगा, सेल चैप्टर में, मेम्ब्रेन वो होता है जो अपने अंदर एंट्री एग्जिट करने देता है। तो 3 चीजें होंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रूट, साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट एंड द टोनोप्लास्ट। ये तीनों एज अ सिंगल परमिएबल मेम्ब्रेन बिहेव करेगा, पानी और मिनरल्स को अपने अंदर लेके जाएगा, फिर थ्रू जाइलम वो प्लांट के टॉप तक पहुंचेगा। चलिए अब आगे करते हैं, रोल ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। देखो पानी और मिनरल्स की क्या ही जरूरत है प्लांट्स में। पानी की क्या जरूरत है प्लांट्स में?
तो ये तो आप बेसिक पॉइंट्स हैं, ये तो आप खुद भी बना के लिख सकते हैं। पर चलिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे वाटर बिहेव एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अपवर्ड एंड स्टार्च फ्रॉम लीफ टू ऑल द पार्ट। देखो वाटर ना एक तरह का मीडियम की तरह बिहेव करता है। अब जो भी रूट्स के अंदर क्या होते हैं, मतलब सॉइल के अंदर क्या होते हैं, मान लो सॉइल है, उसके अंदर पानी भी होगा, वाटर भी होगा और मिनरल्स भी होंगे। तो पानी तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है, साथ में वो मिनरल्स भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पानी उसे क्या है, ऊपर प्लांट के टॉप तक पहुंचाने में मदद करेगा। प्लस अगर मान लो लीफ है, हमें पता है लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है, तो जो खाना बना है उसको नीचे भी तो जाना है, आसपास भी तो जाना है, मतलब पूरे प्लांट के पार्ट तक जाना है उसने। तो फिर वो कौन पहुंचाएगा? तो पानी ही एक तरह का मीडियम है जो उसे पहुंचाएगा। तो मिनरल्स फ्रॉम टॉप टू अपवर्ड, सॉरी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और जो लीफ में जो खाना बन रहा है उसे पूरे पार्ट्स में पहुंचाना किसका काम है? पानी का। पानी एज अ मीडियम बिहेव करता है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। हमें पता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट, क्लोरोफिल चाहिए होता है, फिर हमारा C6H12O6 और ऑक्सीजन बनता है। पानी तो चाहिए ही, पानी तो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, तभी तो ग्लूकोज बनेगा, C6 है। ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिकल फंक्शन। वाटर प्रोवाइड टर्जिडिटी विच इज नेसेसरी फॉर द स्टिफनेस ऑफ अ प्लांट टिश्यू। टर्जिडिटी क्या होती है? एक तरह का शेप देना। पानी एक तरह का ना शेप दे देता है। ऐसे आप बैलून होली वाले टाइम बैलून मारते हो तो आप उसमें पानी भरते हो तो एक शेप सी नहीं आ जाती है, एक स्टिफनेस सी नहीं आ जाती बैलून में, भारी सा हो जाता है, एक शेप आती है। वैसे ही एक प्लांट के टिश्यू में जो शेप आती है वो पानी की वजह से आती है। तो ये एक तरह का मैकेनिकल फंक्शन भी करता है पानी। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। ये नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, देखो फिर भी बेसिकली थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ कि मान लो कि जैसे हमारे यहाँ हमारे इंसानों में क्या होता है, गर्मी का टाइम चल रहा है, हम मान लो क्लासरूम में बैठे हैं, लाइट चलेगी तो हमें पसीना आता है। फिर पसीना आने के बाद मान लो लाइट आ गई या कूलर के आगे बैठे हैं, वही पसीना क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और हमें फिर ठंडक सी लगती है, ऐसा होता है ना। ऐसे ही प्लांट में भी एक मैकेनिज्म होता है जिसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या होता है, जब धूप निकल रही होती है ना तो लीफ जो होता है ना वो क्या होता है, पानी की बूंदें छोड़ना शुरू कर देता है। जस्ट लाइक वी स्वेट ना, वैसे ही इसमें क्या होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में पानी ये लूज कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ताकि इसको भी थोड़ा कूलिंग इफेक्ट मिले। प्लांट के लिए भी कूलिंग इफेक्ट जरूरी है, बेचारे इतनी वो तो कहीं जा भी नहीं सकते, कोई शेड भी नहीं ले सकते, हम तो फिर भी ले सकते हैं। सो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पास्ड आउट थ्रू लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। फिर स्टोमेटल मूवमेंट। अब लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा, ऐसा सा होता है जैसे कि दो राजमा आपस में पड़े हैं, इन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। और ये जो दो बीन शेप लग रहा है ना, एक्चुअल में ये स्टोमेटा है जो अंदर है, ये गार्ड सेल्स है। तो क्या है, ये खुलता है, बंद होता है, खुलता है। अगर जब ये खुलेगा तो पानी बाहर चला जाएगा, बंद हो जाएगा तो पानी नहीं रहेगा, पानी अंदर ही रहेगा, पानी बाहर नहीं जाएगा। तो ये पानी ही गार्ड सेल्स को कंट्रोल करता है, ये खुलेगा या बंद होएगा। तो स्टोमेटल मूवमेंट, वाटर इन द गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मिनरल्स। देखो मिनरल्स भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे सॉइल में वाटर है वैसे मिनरल्स भी है, और मिनरल्स कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स बनाता है प्लांट में, तो वो भी पानी के साथ ही क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। मिनरल्स एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मेनी कंपाउंड्स सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। दिस मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय रूट। रूट उन्हें अपने साथ पानी के साथ ही क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये था रोल ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। अब नेक्स्ट करते हैं, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। रूट्स में ऐसा क्या होना चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए कि वो पानी एब्जॉर्ब कर सके।
भाई कुछ तो ऐसा होगा ना, जैसे अब हमें चाहिए कि हमारे घर में पानी है वो ऊपर टैंकी तक जाए, तो उसके लिए हमने मोटर लगाई है ताकि पानी ऊपर टैंकी तक जाए। ऐसे ही पानी नीचे पड़ा है, उसको ऊपर तक ले जाने के लिए कोई ना कोई तो फंक्शन फीचर होएगा ही रूट में। तो क्या है, रूट हेयर्स आर थिन डेलिकेट यूनिसेलुलर प्रोलोंगेशंस ऑफ एपिब्लेमा। देखो रूट हेयर जो होते हैं ना वो बहुत ही पतले होते हैं। एक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एपिडर्मिस, एक लेयर पड़ी होगी, ऐसे एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के ऊपर भी एक ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एपिब्लेमा बोलते हैं। ये एपिब्लेमा बहुत ही थिन डेलिकेट सा होता है एपिडर्मिस के ऊपर। वो एपिडर्मिस की ही प्रोलोंगेशन मींस उसका ही बना हुआ है। तो डेलिकेट यूनिसेलुलर है, प्रोलोंगेशन ऑफ एपिब्लेमा मींस एपिडर्मिस की एक लेयर है एपिब्लेमा, वो रूट हेयर है। फिर नेक्स्ट, द सेल वॉल ऑफ अ रूट हेयर मेड अप ऑफ 2 लेयर। आउटर लेयर को पेक्टिन बोलते हैं और इनर आउटर लेयर पेक्टिन की बनी हुई है, इनर लेयर सेलुलोज की बनी हुई है। रूट हेयर की लेयर्स के नेम है। अब नेक्स्ट, the cell wall act as a permeable membrane whereas cell membrane act as a semi permeable membrane। ये आपने सेल चैप्टर में पढ़ा ही होगा। परमिएबल का मतलब क्या होता है, सिंपल एंट्री करना देना। जैसे आप मूवी देखने आते हो तो वहां पे एंट्री एग्जिट होती है ना, वैसी एंट्री कितनी आसानी से एंट्री करने देगा उसको बोलते हैं उसकी परमिएबिलिटी। तो सेल वॉल तो परमिएबल है, वो तो कहता आ जाओ, तो वो कबाड़ भी आने देगा। पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है या फिर सेमी परमिएबल है, मींस वो उन्हीं को ही आने देगा, गिने चुना कोई जिसकी इंपॉर्टेंस है सेल में। ठीक है, तो सेल वॉल तो परमिएबल है पर सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल है, मेम्ब्रेन है। द एपिडर्मिस ऑफ रूट हेयर इज परमिएबल टू वाटर। द थिन सेलुलोजिक वॉल प्रेजेंट इन द रूट हेयर इज परमिएबल टू वाटर। देखो एपिडर्मिस है ना वो परमिएबल है वाटर को, वो वाटर को आने ही देता है, वो इजीली आने देगा। और जो उसकी सेलुलोजिक वॉल है वो भी आने देती है। तो रूट हेयर में ये एक फीचर है जो कि पानी को अंदर आने देता है, वो इससे ही कनेक्ट हो गया पॉइंट। रूट विद द, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, रूट विद द हेल्प ऑफ न्यूमरस रूट हेयर गिव एनॉर्मस सरफेस एरिया फॉर रूट एब्जॉर्प्शन। अब आप खुद सोचें, एक सिंपल सा पॉइंट है कि मान लो एक ये है और एक ये रूट हेयर बना रही हूँ। आपके अकॉर्डिंग कौन सबसे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, ये जिसका सरफेस एरिया कम है या जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ए का या बी का, कौन ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा? ऑब्वियसली बी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो फिर ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो यही बात बोली है, क्योंकि रूट हेयर्स बहुत ही एक्सटेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट, root hair contains cell sap which has higher concentration than surrounding water, result in osmosis, draws water from outside to inside by root hair। ये वैसे osmosis टॉपिक आगे आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। osmosis वैसे आएगा पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। देखो रूट हेयर के अंदर ना सेल सैप होता है, सेल सैप मतलब जो भी अंदर का इनसाइड मटेरियल होता है ना सेल का, उसे सेल सैप बोल देते हैं। अब यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन लिखा है, हायर कंसंट्रेशन का मतलब है पानी कम है, यहाँ पर पानी कम है, वाटर कम है, और बाहर सॉइल में पानी है, सॉइल में तो पानी डाला है, तो यहाँ पर तो पानी बहुत ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, पानी का अंदर आ जाना, फ्रॉम हाई पानी टू लो पानी। ठीक है, higher water concentration, I am saying water concentration, not only concentration। पानी की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का तक आना उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्योंकि सेल में ऑटोमेटिकली पानी की कमी है तो फिर वो बाहर से अंदर की तरफ खींच ही लेता है, तो रूट हेयर क्या कर लेता है, ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर पानी को खींच लेता है। तो ये फीचर्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
ये वैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, पर जो अब आगे के टॉपिक्स आएंगे वो इम्पोर्टेंट है, उसमें से पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कुछ प्रोसेसेस के नेम हैं, उसे एक एक करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या होता है? इम्बाइबिशन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ड्राई और सेमी ड्राई प्लांट्स टिश्यू ड्यू टू देयर अट्रैक्शन ऑफ वाटर कॉजिंग देम टू स्वेट। देखो इम्बाइबिशन क्या होता है, जैसे कोई चीज कोई ड्राई होगी या कोई सेमी ड्राई का मतलब थोड़ा सा उसमें पानी होगा। ऐसे जो प्लांट पार्ट्स होते हैं ना, वो अपनी तरफ पानी खींच लेते हैं। पानी खींचेंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे। उसी को ही बोलते हैं इम्बाइबिशन। जैसे कि एग्जाम्पल इसका, अगर आपने कभी देखा होगा, आपके अगर वुडन डोर है, लकड़ी की दीवार, लकड़ी का दरवाजा है, तो बारिश के टाइम में वो फूलना शुरू हो जाती है, स्वेल होना शुरू हो जाती है ना, होता है ना। वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? इम्बाइबिशन के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुडन डोर्स स्वेल ड्यूरिंग द रेनी सीजन या जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो सीड है वो भी जर्मिनेट होता है। अगर देखो कोई सीड सॉइल के अंदर है तो उसमें ऑब्वियसली पानी है, वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, तो जो उसकी सीड कोट है वो बर्स्ट होएगी, फूट जाएगी, प्लांट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। पहले तो स्वेल होएगा, स्वेल होके क्रैक आ जाएगा उसमें, वो फट जाएगी और फिर पूरा का पूरा प्लांट उससे बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो उसे बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। आया समझ में? इम्बाइबिशन क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ डेड भी हो सकते हैं प्लांट पार्ट, वो भी इम्बाइबिशन कर सकता है, या कोई ड्राई या सेमी ड्राई प्लांट टिश्यू जो होते हैं जिनमें थोड़ा सा पानी होता है, वो क्या करते हैं, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपको प्रोसेसेस याद रहेगा। तो आप ये याद रखें, बारिश के टाइम में हाँ जो लकड़ियों के दरवाजे होते हैं वो फूल जाते हैं, तो वो इम्बाइबिशन प्रोसेस के थ्रू होता है। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ही क्या है इम्बाइबिशन प्रोसेस का? हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन, जैसा मैंने आपको बताया था। ड्राई सीड स्वेल्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय इम्बाइबिशन, वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, फूल जाएंगे। हेल्प इन एसेंट ऑफ सैप। अब ये एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, ये आपके आगे आएगा, बट ये सिंपल वही पानी और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन ही एसेंट ऑफ सैप होता है। पानी, मिनरल और फूड, इन तीनों का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एसेंट ऑफ सैप होता है। तो द सेल वॉल ऑफ रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर थ्रू इम्बाइबिशन, हेल्प प्लांट टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो ये क्या करेगा, आप देखो, अगर पानी अंदर आएगा तो हमने पीछे पढ़ा था, पानी एक मीडियम की तरह बिहेव करता है, जो ऊपर लेके जाता है वाटर को, मिनरल्स को, और खाना जो लीफ से बना है उसे पूरे पार्ट्स में लेके जाता है। वो वाटर एज अ मीडियम पढ़ा था ना, तो उसके लिए पानी भी तो अंदर होना चाहिए। पानी कैसे आएगा? इम्बाइबिशन प्रोसेस से, रूट हेयर से अंदर आ गया, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन कर देगा, मीन्स एसेंट ऑफ सैप कर देगा। हेल्प्स इन ब्रेकिंग द सीड कोट। देखो, अब जैसे ही पानी सीड अंदर आया, सॉइल के अंदर आया, सॉइल में पानी है, उसने पानी एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्वेल हो गया, इम्बाइबिशन। स्वेल होने के बाद अब ज़्यादा स्वेल होएगा तो बर्स्ट ही तो होएगा, एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा अंदर, तो वो बर्स्ट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, सीड कोट ब्रेक हो जाएगा। ड्यूरिंग इम्बाइबिशन seed absorb water and swell, create pressure inside, thus breaking the seed coat. एक और चीज है, आपके इम्बाइबिशन प्रोसेस में एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी बुक में, जिसमें कुछ नहीं, उसमें क्या दिखा रहे हैं कि भाई एक जार लिया, उसमें राजमा भर दिए। अब राजमा को पहले एक दिन पहले भिगोते हैं ना, मम्मी भिगोती हैं, तो पानी डाला, उसको रखा, मान लो 2-3 दिन तक रख दिया, तो वो क्या आएगा, वो जो जिससे ढका हुआ था वो ऊपर आ जाएगा, राजमा सारे बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। तो वो क्या, पहले तो राजमा स्वेल करेंगे, फिर अंदर एक प्रेशर क्रिएट होएगा जो कि ढक्कन ही खोल देगा, तो वो ढक्कन क्या हो जाएगा, खुल जाता है। तो वो भी इम्बाइबिशन प्रोसेस है। एक और एग्जांपल है इसका, जैसे कि कभी बादाम भिगोए होंगे या कभी किशमिश भिगोई होगी, तो किशमिश कैसे स्वेल हो जाती है जब सुबह देखते हैं, रात को भिगोया सुबह देखा तो किशमिश कैसे स्वेल हो जाती है ना,
वो भी इम्बाइबिशन प्रोसेस का ही एग्जाम्पल है। आज का लास्ट टॉपिक करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपल मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स का आपस में मिक्स होना क्या होता है? डिफ्यूजन। देखो ये डिफ्यूजन जो होता है ना, वो 3 तरह की स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो डिफ्यूजन लिक्विड्स में भी हो सकता है और गैसेस में भी हो सकता है। इम्बाइबिशन क्या था? वो तो सिंपल वाटर की तरफ अट्रैक्शन था। ये क्या है? लिक्विड और गैसेस का आपस में मिक्स होना, गैसेस का, लिक्विड का, या लिक्विड और गैस का, इसका आपस में मिक्सिंग क्या होता है? डिफ्यूजन। तो मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल मींस मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर concentration to their region of lower concentration। अब ये क्या है? आप ना एक बार कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, इसको अमाउंट समझिए, अमाउंट ज्यादा सही रहेगा। अमाउंट समझे मीन्स ज्यादा जहां पर पड़ा है, ज्यादा जहां पर अमाउंट पड़ा है वहां से कम अमाउंट की तरफ जाएगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने परफ्यूम स्प्रे, कोई क्लास में है, कोई स्टाइलिश सा बच्चा है, उसने परफ्यूम स्प्रे किया है अपनी बॉडी पे, तो जैसे वो दूर था, जब तक वो क्लास में नहीं आया था तब तक तो वो दूर था, उसके पास गैसेस, परफ्यूम के गैसेस के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, और आपके क्लास का जो रूम है उसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन है गैसेस का। जैसे ही वो आया तो उसके परफ्यूम का हायर, मतलब जो अमाउंट है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आया समझ में? सिंपल हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ आना, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे अगर अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, कभी मम्मा ने हलवा बनाया हो, कुछ भी है, तो वो गैसेस कितनी जल्दी आ जाते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आते हैं। जहाँ पर बन रहा है, मान लो हलवा बन रहा है, वहाँ पर तो गैसेस मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए, वो हायर टू लोअर आपके कमरे तक पहुँच जाता है, तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। इसका एक और एग्जांपल लिक्विड में देखते हैं। जैसे आपकी ना एक्टिविटी में दे रखा है, आप इसको पहले ऐसे समझे कि मान ले एक ग्लास है, उसमें पानी है, पानी में अगर मैं इंक डाल दूँ, पानी में अगर मैंने मान लो ये इंक डाल दी, तो वो कितनी जल्दी स्प्रेड हो जाएगी ना इंक, फ्यू सेकेंड्स में वो इंक क्या हो जाएगी? स्प्रेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है, पानी में कितनी जल्दी स्प्रेड हुई है। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल लिया है पोटेशियम परमैंगनेट, इसके ये सॉलिड में होता है, इसको जब आप डालोगे पानी में तो ये फटाफट फैलना शुरू हो जाएगा। आई गेस ये सॉलिड में भी हो सकता है डिफ्यूजन, लिक्विड में भी, गैसेस में भी और सॉलिड में भी हो सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट को डाला आपने पानी में, वो फटाफट क्या होना शुरू हो जाएगा? स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है, मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, कुछ रहा तो नहीं गया, एक बार देख ले हमने। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमेटा अकर थ्रू डिफ्यूजन। पीछे पढ़ के आए थे ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वो लीफ से पानी का बाहर निकलना ट्रांसपीरेशन है, तो वो किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन का। अब देखो इसको समझते हैं कैसे। पानी में और लीफ में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर निकली है तेज धूप, धूप तेज होने की वजह से बाहर सराउंडिंग में पानी की कंसंट्रेशन क्या है? कम। पानी की कंसंट्रेशन सराउंडिंग में कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन कहाँ होगी? अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? अंदर से बाहर की तरफ, मीन्स वाटर वेपर क्या हो जाएंगे? बाहर डिफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा है, लीफ में ज़्यादा है, सराउंडिंग में कम है, क्योंकि धूप निकली हुई है, तो वो बाहर की तरफ डिफ्यूज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, डिफ्यूजन हेल्प्स द वॉल ऑफ द इंटरनल प्लांट टिश्यू मॉइस्ट। तो वो क्या करता है? डिफ्यूजन जो है एक नमी बना के रखता है सेल वॉल के अंदर, मतलब प्लांट टिश्यू के अंदर एक नमी बना के रखता है। आयंस एंड द मॉलिक्यूल स्प्रेड इनटू द प्रोटोप्लास्ट थ्रू डिफ्यूजन।
जो आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं वो भी डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आ जाते हैं, प्रोटोप्लास्ट के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट, पॉलिनेटर्स आर अट्रैक्टेड टू डिफ्यूजन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, जैसे जो पोलन ग्रेन को पोलन ग्रेन को स्टिग्मा में लेके जाते हैं, वो बीज हो सकते हैं, वो इंसेक्ट, वो वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, ये सब पॉलिनेटर्स है ना। पर मान लो बीज है, मधुमक्खी है, तो वो कैसे आएंगी? क्यों? क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं वो स्मेल छोड़ते हैं, वो स्मेल जो है वो सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी। डिफ्यूजन होने की वजह से वो क्या करती है, पॉलिनेशन करती है। तो पॉलिनेटर्स आर अट्रैक्टेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब है जो स्मेल देते हैं, ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे मैं और वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।